नमस्ते, आज सक्सेस स्टोरी में आपका स्वागत है। आपके सामने सुनील जी हैं और वो आपको बचपन के बारे में कह रहे हैं। तो मेरा बचपन जिस तरह जैसे सामान्य लड़के हैं उन्हीं की तरह स्टार्ट हुआ, लेकिन मेरा जो लक्ष्य मतलब मेरा ये था, तो मैं ड्राइंग्स वगैरह बनाने में ज़्यादा माहिर होता होता था। और जैसे धीरे धीरे मेरा सेकेंडरी एजुकेशन हुआ, उसमें ड्राइंग कंपटीशन, ड्राइंग क्लासेस अटेंड करता था। उसके बाद हायर एजुकेशन तक गया, जैसे 8, तो तब मेरे पिताजी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में रिस्टोरेशन डिपार्टमेंट में एज ए आर्टिस्ट जॉब करते थे। तो उनके साथ जब वो एज मेरा मैच्योर्ड एज की तरफ जाने वाला था, उनके साथ जब मैं पहली बार, उससे पहली बार भी गया होगा, लेकिन जब मुझे क्लिक हुआ कि एलोरा अजंता जैसे गुफाएं वो दिखाने ले गए मुझे, तो मुझे बहुत अद्भुत फील हुआ। एक कुछ तो एहसास हुआ कि ये 3 डायमेंशनल स्कल्पचर, कार्विंग, ये सब माइथोलॉजिकल कैरेक्टर जैसे उन्होंने खड़े किया है, उसका पिताजी भी मुझे उसके बारे में, हिस्ट्री के बारे में बताते थे, किस तरह एक एक कैरेक्टर उन्होंने बनाया है। जैसे शिव है, रावण है, माइथोलॉजी के कैरेक्टर उन्होंने जिस तरह उसमें एक्ट डाला है, ये है। तो ये सब बताते गए और मैं इतना भाव विभोर होते गया कि उसमें फिर मैं भी सोचने लग गया कि ये सब 3 डायमेंशनल वर्क में मुझे ज़्यादा रुचि होने लग गई। चित्रकला, ये मूर्तिकला, परफेक्ट मूर्तिकला बनाने के लिए चित्रकला यानी स्केचिंग, ड्राइंग बहुत ज़रूरी है। इसका जो समन्वय है उन्होंने मुझे पहले ही समझा दिया था। तो मैं ड्राइंग की तरफ भी अभ्यास करने लग गया, और उन्होंने ये भी समझाया था कि तुम जितना ड्राइंग करोगे, क्योंकि एक 3D स्कल्पचर बनाना यानी वो असंख्य ड्राइंग अपने दिमाग में उत्पन्न करने जैसा होता है। शिवाजी महाराज का ज़्यादातर प्रभाव मेरे मन पे था, क्योंकि जैसे मुझे बाहर जाता था, स्टैचू होता था, तो मैं पिताजी को बोलता था मुझे यहाँ गाड़ी रोक के बस से उतर के वो देखना है। फिर वो स्टैचू देखता था पूना में, जैसे मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया गया तो एक अलग उसका आकर्षण हो गया था मुझे शिवाजी महाराज का कैरेक्टर। तो मुझे वो ज़्यादा प्रभावित किया। उसके बाद गांधी जी का स्कल्पचर ने भी मुझे, मूवी में कैरेक्टर, मुझे याद है उस वक्त वो रिचर्ड एटनबरो का मूवी आया था, गांधी फिल्म जब देख के आया तो वाकई में मुझे बहुत फील हुआ था। मैंने गांधी का स्कल्पचर बनाने की कोशिश की। उसके बाद जब मैं प्रिपेयर हो गया था कि मैं आर्ट फील्ड में जाऊँगा, तो पिताजी के डायरेक्शन से मैं फाउंडेशन आर्ट, ये बेसिक कोर्स होता है, तो मैंने फाउंडेशन किया। उसके बाद मैं फाउंडेशन में पास होने के बाद, फाउंडेशन में हमें टीचर थे मोरे सर और साउंड के सर, कुंभार सर, इन्होंने भी मुझे प्रेरित किया कि अच्छा आप स्कल्पचर में जाओ। उसके बाद मैं जे स्कूल ऑफ आर्ट में गया। वहाँ शिल्पकला, प्रतिमा अनुबंध जो विभाग है, स्कल्पचर एंड मॉडलिंग, तो उसमें मैंने एडमिशन लिया। वहाँ मुझे हमारे लिए साळस्कर सर, उनका एक किस्सा मैं बताऊंगा। उन्होंने हमें एक असाइनमेंट दी। असाइनमेंट मतलब वहाँ एक होता है, एक सब्जेक्ट देते हैं कि जैसे कोई भी ट्रेडिशनल सब्जेक्ट है, उस पर आप एक शिल्प बनाओ। तो हमने बुल फाइट बोल के मैंने एक स्कल्पचर बनाने की शुरुआत की। तो मैंने इतनी मेहनत से बनाया, सर बिल्कुल आते नहीं थे क्लास में, उन्होंने सिर्फ बोल दिया कि आप बनाओ। तो हमने सोचा और अच्छा बनाए, हम कोशिश करके अच्छा बनाए। सर एक दिन भी नहीं आए, और उन्होंने जब वो पूरा हुआ 8वें दिन, उसके हमें नंबरिंग होती है, तो उस दिन वो आए और बिना ही देखे ही बोले उन्होंने कि आपने जो भी बनाया है उसको तोड़ दो। और
दूसरा बनाओ। तो हम इतने व्यथित हो गए कि सर ने हमारा ये स्कल्पचर देखा भी नहीं और हमें कह रहे हैं कि तोड़ दो। हम बहुत दुखी हो गए कि या तो हमें उन्होंने ये भी नहीं बताया कि आपने अच्छा किया खराब किया। और फिर हमने वो ज़बरदस्ती, हमारा दिल भी नहीं हो रहा था, हमने उसको तोड़ दिया और फिर से बनाया। तो वो फिर से बनाया तो हमें ध्यान में आया कि अब उससे भी अच्छा हुआ। तो सर ने फिर उसको हमें आके वो क्लास लिया जब तो उन्होंने बोला कि हम जब अपनी कलाकृति और अपने शिल्प से ज़्यादा प्यार करने लग गए तो हम उससे अच्छा कैसे बनाएंगे। तो हमेशा ये कोशिश करो कि आपकी कलाकृति, आपकी भूख इतनी रखो कि एक शिल्प, एक कलाकृति बनाने के बाद उससे और अच्छे बनाने की ये जीवित रखना है। तो इसलिए अपनी कलाकृति तोड़ना भी सीखिए। जैसे मैं साउथ इंडिया गया कि वहाँ टेम्पल रिलेटेड लोग होते, उनके बेटे बचपन से ही छन्नी हथौड़े चला के वो बहुत सुंदर डिज़ाइन, जैसे राम की मूर्ति, जयपुर में जाओ आप, गांव-गांव में जाओ तो इतने सुंदर उनसे हाथ से बनते रहता है। जैसे बचपन से वो कि खेलने की उम्र के साथ ही वो काम शुरू कर देते हैं कार्विंग। लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि उनको एक दिशा नहीं मिलने की वजह से वो सिर्फ एक क्राफ्ट्समैन रह जाता है। और अगर उन्हीं को हम प्रॉपर एजुकेशन कॉलेज थ्रू अगर दिए गया तो वो उसका क्राफ्टमैनशिप और एक कलाकार उसकी सोच बदलने के लिए वो कारणीभूत हो जाता है और वो अपने आप को एक अलग तरह से ढाल सकता है और लोगों को अपने कारीगरी और कला। क्योंकि मैं एक सोचता हूँ, ये मेरा एक थॉट है, आपको सामने मैं जाहिर करता हूँ कि आर्ट is always come not only brain, it comes brain with heart। एक सक्सेस आर्टिस्ट की तौर पे अगर देखना है तो आर्टिस्ट अपनी कला को लोगों के सामने किस तरह प्रेजेंट करता है, ये भी एक बहुत। और आर्टिस्ट को प्रेजेंट करने के पीछे वो उसको भी एक आत्मविश्वास जागृत करना ज़रूरी होता है कि नहीं, मैं ये कलाकृति में लोगों के सामने रखूँगा और उसके पीछे जो मेरा डिवोशन है वो ज़रूर मुझे उन लोगों को मजबूर कर देगा कि उसको पसंद करने के लिए। तो वो कॉन्फिडेंस वो डिवोशन से ही आएगा। अभी स्ट्रगलिंग मतलब वो मुझे इतना अच्छा नहीं लगता है, ये वर्ड ही अच्छा नहीं लगता। ये संग मैं अभी स्ट्रगल कर रहा हूँ, कोई स्ट्रगल का कोई पीरियड नहीं होता है। नहीं, ये दोनों का मिलाप है क्योंकि एजुकेशन ने मुझे मजबूर किया कि वो इंटरेक्शन करे, वो दूसरा करे। एजुकेशन नहीं करता तो वो नहीं कर सकता था। मैं हो सकता था, मैं भी आज कारीगर ही बन सकता था। कारीगर भी बहुत ज़िंदगी भर एक ही करता है, लेकिन वो सोच मुझे कॉलेज ने दिलवाई, फिर वो सोच दूसरे में इसमें तब्दील हुई। फिर मुझे एक मौका मिला कि बेंगलोर आर्टिस्ट ग्रुप के तरफ से एक ऐसा विज्ञापन आया था कि आपका शिल्पकला का एक वर्कशॉप होने जा रहा है लंदन में, तो उसके लिए आपको एक चाकोती सरोवर के बेंगलोर में उन्होंने कुछ आर्टिस्टों का बुलवाया था इंटरव्यू पे। तो मैंने उधर जो फॉर्मेलिटी की है, इंटरव्यू दिया, तो उन्होंने मेरे को सिलेक्ट किया कि आप भी आइए। फिर मैं लंदन गया। हाँ, और एक ख़ास बात है कि ये जो एलोरा अजंता का जैसे इम्पैक्ट हुआ मुझे, तो वो पाश्चात्य शिल्पी जो था, मुझे माइकल एंजेलो ये भी पढ़ाया था जब अभी जे स्कूल ऑफ आर्ट में। लेकिन रोडिन नाम का एक शिल्पकार है जिन्होंने थिंकर बनाया, उनका मैंने वर्कशॉप को विजिट किया। प्रत्यक्ष काम देखना, फोटोग्राफ देखना, तो उनका फ्रांस में लूर म्यूज़ियम में उनके काम देख के मुझे, फिर उसके बाद मैंने आने के बाद यहाँ एक हंटर सीरीज़ पे एग्जीबिशन किया।
तो ऐसा कुछ सीरीज था, न्यूड विथ मूड, ऐसा कुछ मैंने सब्जेक्ट पे शिल्प बनाए। तो उस वक्त एक अमेरिकन लेडी आई और उसने वो एक शिल्प मुझसे पहली बार खरीदा। तो जीवन का पहली पूंजी जो अपने एग्जीबिशन वर्क से वो मुझे मिले, तो उसका जो आनंद है वो डॉलर मैंने अभी तक संभाल के रखे। ऐसे अपनी हर, जैसे मैंने कलाकृति करते गया तो उस वक्त वो पीरियड में वो कलाकृति, जैसे मैंने 2001 में पहले एक मार्बल का स्टैचू का वो बनाया मैंने, ज्ञानेश्वर जी का। 6 फीट हाइट मार्बल में काम किया मैंने, वो मेरे आनंद, तो उस वक्त उसका आनंद बहुत परमोच्च था कि पहली बार मैंने वो मार्बल का इतना बड़ा ब्लॉक से वो स्टैचू बनाया। तो कभी कभी ये भी सोचता हूँ कि हम ये पहले क्यों नहीं सोचते, लेकिन ये बात भी सही है कि ये सब एटमॉस्फेयर, ये सब सृष्टि, कुछ दोस्त, कुछ ये सब एक कारण होते हैं, कुछ क्रिएटिव होने के लिए, कुछ घटना होने के लिए, कुछ नया ख्याल आने के लिए। तो मैं ऐसे ही चाहता हूँ कि मेरे से इतने ऐसे शिल्प बने कि आज तक मेरे 15-20 एग्जीबिशन हो चुके हैं विदेश में, तो ऐसे ही होते जाए और लोग उसका ध्यान आकर्षण करें। और अभी तो मैं मतलब बड़े बड़े पत्थर में, स्टोन में शिल्प बना रहा हूँ, ये बना रहा हूँ, लोग उसको ये हो रहे, तो अच्छा लगता है। और ऐसा प्रेडिक्ट भी नहीं करना चाहता हूँ मैं कि ऐसा कोई ध्यान ये मेरा टारगेट है, लेकिन ये ज़रूर है कि जो प्रवास है उसमें मैंने अभी तक जितने शिल्प किए उससे मैं आगे जो बनने वाले हैं वो स्टेयर ऊपर ही जाने वाले जैसा ही सोचूंगा। अच्छा। तो मेरे एक चाहत है कि मेरे जितने बड़े बड़े सिटी वहाँ मेरे स्टूडियो, कि जैसे औरंगाबाद में एक स्टूडियो हो गया, बेंगलोर में हो गया, दिल्ली में हो गया, तो उसमें मैं इन्वेस्ट करूँगा। और हर जगह का एक फ्लेवर अलग होता है, उधर जाके काम करूँगा तो वो नया क्रिएटिव आइडिया आएगा, तो उसमें मैं इन्वेस्ट करूँगा। आर्ट एक ऐसी लैंग्वेज है कि उसको कोई दूसरी लैंग्वेज बांध नहीं सकती। इसका एक उदाहरण भी है मेरे पास सामने। वो जापानीज लोगों को इंग्लिश नहीं आती और हमें भी उनकी लैंग्वेज नहीं आती, तो जो एम्बेसी के ये थे लोग, उन्होंने उनके लैंग्वेज जाके कहा कि डोंट वरी, आप कुछ भी आपको नहीं करना है, आपको स्टेज पे आना है और आपका लैंग्वेज बोर्ड है ये वहाँ रखा था क्ले, और वो ये आपको बनाना है बस, तो वही आपकी लैंग्वेज है। तो वो जब मैंने किया और वो सब लोग खुश हो गए, और वो सब वो एक लैंग्वेज ही थी, दो मीडिया ही था हमारा। जैसे रजत तंत्र, इंडियन तंत्र आर्ट थे, उस पर काम करते हैं। हुसैन ने इंडियन माइथोलॉजी को लेकर काम किया है, और बहुत सारे जैसे NS बेंद्रे है, उन्होंने भी इंडियन ट्रेडिशनल, इंडियन फोक, इस पर काम किया है। तो वो लोग ये देखना चाहते कि आर्ट में मॉडर्नाइजेशन करके इंडिया को कैसे पेश किया, इंडियन कल्चर हमारे आर्ट में दिखना चाहिए। ये जो भी है, अभी जापानीज आर्टिस्ट देखेंगे या स्पेनिश आर्टिस्ट, उसमें जापानीज का ही उसमें फ्लेवर रहेगा। एक ये इंडियन आर्टिस्ट है जो इंडियन कल्चर से सीख के उसने मॉडर्न टाइम में क्या बनाया है और वो क्या दुनिया को दिखाना चाहता है, ये वो एक्सपेक्ट करते हैं। और इस वक्त ये उसमें उनको ये मिलता है, तो वो हमें इतना चाहते हैं कि आपकी तो फिर वो पोइट्री भी खरीद ले। मैं हमेशा मतलब आने वाले जनरेशन को यही कहूँगा कि उनमें अगर आर्ट के लिए उसको, अगर उनमें आर्ट ऐसा प्रतीत होता है तो ज़रूर एक फील्ड में आइए।
ये फील्ड में बहुत बड़ा नाम भी है, इसमें आपको कंफर्टेबल मनी भी है, और आप ज़रूर इसमें इतनी जल्दी नाम कमाओगे जो आप 1 मिलियन रुपये कमा के नहीं कमा सकते हो। ये पैसे के सरस्वती के साथ आप लक्ष्मी भी कमाओगे।